Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Family Courts Amendment Bill 2022 and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजुडिकेटरी सिस्टम्स इन इंडिया. एडजुडिकेटरी सिस्टम्स मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास. ऑफ कोर्स वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये तो आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते ही हैं, विच इज़ हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो नोन एज एपेक्स कोर्ट. फिर देन वी हैव हाई कोर्ट्स एंड देन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर सिविल मैटर्स एंड सेशन कोर्ट फॉर क्रिमिनल मैटर्स. तो ये है हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी का स्ट्रक्चर. लेकिन ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी के अलावा भी देयर आर सम डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडीज़ या एडजुडिकेटरी सिस्टम्स जैसे कि स्पेशल कोर्ट्स या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स. ये इनसे अलग होते हैं. जैसे स्पेशल कोर्ट्स दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर ए स्टैच्यूट, एक अलग से कानून बना करके उनको बनाया जाता है टू एड्रेस स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स. जैसे कि फैमिली कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स, तो अलग कानून बना करके उनको बनाया जाता है. ओवरऑल ये स्पेशल कोर्ट्स वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट ओनली, बट दे आर नॉट क्रिएटेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर क्रिएटेड एज पर अ डिफरेंट स्टैच्यूट या लॉ, जैसे लेबर कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट एंड ऑल. उसके अलावा बनाए जाते हैं कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर क्रिएटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जुडिशियल बैकलॉग्स को कम किया जा सके. तो जुडिशरी में मोर देन 3.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग. तो ऐसे केसेस को जो बैकलॉग ऑफ केसेस है उनको स्पीडी रिड्रेसल के लिए फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं. मतलब कोर्ट्स के अंदर ही अलग अलग और कंपोनेंट्स बना दिए जाते हैं ताकि जो बैकलॉग है उसको कम किया जाए. फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज प्रपोज्ड बाय 11th फाइनेंस कमीशन. उसके अलावा वी हैव ट्रिब्यूनल्स. तो ट्रिब्यूनल्स आर आल्सो एडजुडिकेटरी बॉडीज बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल कोर्ट्स या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड एज पर अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओनली. Originally, tribunals were not mentioned in our constitution, but tribunals were added to our constitution as a result of 42nd Amendment Act brought in 1976, and tribunals were inserted as Part 14A of the Constitution. तो Part 14A में there is mainly two articles, Article 323A and 323B. Article 323A is about administrative प्रोविजंस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसको गवर्नमेंट से कोई डिस्प्यूट है, तो देन दैट पर्सन कैन मूव टू अ ट्रिब्यूनल. अगर वो सेंट्रल लेवल का एम्प्लॉई है देन दैट पर्सन कैन मूव टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. अगर स्टेट लेवल का एम्प्लॉई है देन दैट पर्सन कैन मूव टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. एंड दीज टू ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 323A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट. और तो यानी कि सरल भाषा में कहें तो अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रेटेड जुडिशरी वी आर हैविंग स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल. ट्रिब्यूनल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट. पार्ट 14A में 2 आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 323A टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड आर्टिकल 323B टॉक्स अबाउट ऑल अदर टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन. 323A हैज़ प्रोविजन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. तो ये तो बात होगी ट्रिब्यूनल्स की. अभी कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच का मोटा मोटा अंतर मैंने यहाँ दे रखा है. आपको बेसिक पॉलिटी में ज़रूर पढ़ाया जाता होगा कि कोर्ट्स आर गवर्न्ड बाय डिटेल्ड प्रोसीजर लाइक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एविडेंस बैक. तो कोर्ट में जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं दे आर हैविंग जुडिशियल बैकग्राउंड एंड दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड, जबकि ट्रिब्यूनल्स हैव देयर ओन प्रोसीजर टू रेगुलेट देयर फंक्शनिंग एंड मेंबर्स नेसेसरली शुड नॉट बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड. फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कुछ मेंबर जुडिशियल बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ मेंबर जो हैं वो इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड से होते हैं. एंड ट्रिब्यूनल्स कैन फॉलो देयर ओन इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन. अभी इसमें कैसा है, कोर्ट्स खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं. कोर्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटरी बॉडीज़ जैसे कि CBI या CID के रिपोर्ट के बेसिस पे ही कोर्ट फैसला सुनाएगा. मतलब कोर्ट
does not investigate on itself. It works or pronounces judgment on the basis of evidences produced by other investigatory bodies. जबकि tribunals they can do their own investigation. अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं. तो मुझे पहले आपको बताना था कि देयर आर सम स्पेशल कोर्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इंटीग्रेटेड जुडिशरी वी हैव स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. तो स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताना था. और स्पेशल कोर्ट्स के अंतर्गत ही आता है फैमिली कोर्ट. और फैमिली कोर्ट को बनाया गया है टू रिजॉल्व फैमिली रिलेटेड इशूज़ एंड डिस्प्यूट. जैसे कि मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए, डिवोर्स रिलेटेड इशूज़ हो गए, उसके लिए फैमिली कोर्ट्स को बनाया गया. एंड फैमिली कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड एज पर फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984. तो देखते हैं. फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स by the state governments in consultation with the high courts to promote conciliation and secure speedy settlement of the dispute related to marriage and the family affairs. सरल भाषा में फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ के लिए फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं एज पर दिस लॉ. अभी हाल फिलहाल में फैमिली कोर्ट एक्ट जो 1984 का है उसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है. फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022. क्यों अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो भी ज़रा समझते हैं. देखिए कैसे, क्या कहा मैंने कि फैमिली कोर्ट बनाया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट ऑफ ए रेस्पेक्टिव टेरिटरी. तो फैमिली कोर्ट अलग अलग जगहों पे बनाए गए बाय द हाई कोर्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरी. जैसे देखिए द फैमिली कोर्ट इज क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव टेरिटरी. तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी एरिया में फैमिली कोर्ट, जैसे कि हमारे असम के अंदर जो भी फैमिली कोर्ट्स हैं, दे आर क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम इन कंसल्टेशन विद द गुवाहाटी हाई कोर्ट. ऐसे ही फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हिमाचल प्रदेश में और नागालैंड में. लेकिन फैमिली कोर्ट एक्ट में एक और बात लिखी थी कि जहाँ जहाँ पे भी फैमिली कोर्ट बनाया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, वो फैमिली कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर नोटिफाई करेगी, तभी जाकर के वो फैमिली कोर्ट फंक्शन कर पाएंगे. एक बार मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ चीज़ों को. देखिए मेरा इस आर्टिकल को कवर करने का मेन पर्पस था कि आपको इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है हमारी, उसके अलावा और क्या क्या एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म है वो समझा सकूँ. वो तो हो गया अबाउट स्पेशल कोर्ट्स, स्पीडी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के बारे में तो हमने समझ लिया. अभी हम लोग थोड़ा सा करंट केस समझते हैं. तो इसमें मुद्दा ये है कि फैमिली कोर्ट जो कि स्पेशल कोर्ट है, इसमें एक बदलाव लाया जा रहा है, अमेंडमेंट लाया जा रहा है. क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि फैमिली कोर्ट को बनाती है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट. और अलग अलग जगहों पे अलग अलग फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं. वैसे ही हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं. लेकिन फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में एक और बात लिखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे तो बाय कंसल्टिंग हाई कोर्ट, लेकिन वो फैमिली कोर्ट तभी फंक्शन करेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दे करके उन फैमिली कोर्ट्स को फंक्शन करने का ऑर्डर देगी. तो जैसे कि आसाम के अंदर अगर एक फैमिली कोर्ट बनाती है आसाम गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो उसके बाद जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं करता है तब तक वो फैमिली कोर्ट फंक्शन नहीं करेगा. लेकिन हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के केस में ऐसा हुआ नहीं. हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की सरकार ने फैमिली कोर्ट बना दिए इन कंसल्टेशन विद देयर हाई कोर्ट्स और उन्होंने फंक्शन करना भी शुरू कर दिया. बट समहाउ भारत सरकार का नोटिफिकेशन उस कॉन्टेक्स्ट में आया ही नहीं. तो दिस मेक्स द फैमिली कोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड इलेजिटिमेट या एक्स्ट्रा स्टैच्यूटरी, उनके लिए कोई कानून ही नहीं हुआ. तो अब ये जो गलती हो गई है, मतलब समहाउ जो ये मिस हो गया है नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के फैमिली कोर्ट को नोटिफाई ना करने का जो एक मिस हुआ है भारत सरकार द्वारा, उसको नोटिफिकेशन नहीं दे पाए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए द गवर्नमेंट इज़ नाउ ब्रिंगिंग दिस अमेंडमेंट बिल. एज पर दिस अमेंडमेंट बिल अब नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के जो भी फैमिली कोर्ट्स हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द बैक डेट इन ए रेट्रोस्पेक्टिव मैनर. क्योंकि ये तो पहले से जजमेंट दिए जा रहे हैं फैमिली कोर्ट्स, और अगर आज से इनको नोटिफाई किया गया तो पुराने सारे जजमेंट इनवैलिड हो जाएंगे. इसीलिए एक नया कानून ला करके ये जो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के फैमिली कोर्ट्स हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है विथ सम रेट्रोस्पेक्टिव डेट. तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, फैमिली कोर्ट इन नागालैंड विल बी वैलिडेटेड फ्रॉम सितंबर 2008 while फैमिली कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी notified from February 2019.
इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आसियान रीजनल फोरम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, आसियान रीजनल फोरम के बारे में, और उससे भी पहले समझते हैं अबाउट दीज आसियान कंट्रीज. आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं टोटल 10. म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनाई. तो इन 10 देशों को मिलाकर के साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं. और उन्होंने आपस में एक ग्रुपिंग बना रखी है जिसको हम लोग कहते हैं आसियान ग्रुपिंग. और आसियान कंट्रीज़ ने दुनिया के बाकी और 17 देशों के साथ मिल करके एक रीजनल फोरम बनाया है जिसका नाम है आसियान रीजनल फोरम. आसियान रीजनल फोरम इज़ मेनली अ सिक्योरिटी डायलॉग इन द इंडो पैसिफिक रीजन. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स अ सेटिंग इन विच द मेंबर्स कैन डिस्कस करंट सिक्योरिटी इशूज एंड डेवलप कोऑपरेटिव मेजर्स टू एनहांस पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन. तो आसियान रीजनल फोरम में टोटल 27 मेंबर्स हैं, उसमें से 10 तो ये आसियान कंट्रीज़ हो गए, उसके अलावा 17 अदर कंट्रीज़ आर दीज. अब सबका नाम तो आप रट नहीं सकते, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिएगा. तो उसमें आपको मोटा मोटा याद रखना है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान जैसे देश हैं. तो इंडिया है इसमें आसियान रीजनल फोरम में, ये आपको याद रखना है क्योंकि पीटी में इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है कि आसियान रीजनल फोरम में विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्री और मेंबर और नॉट ए मेंबर, ऐसा सवाल आ सकता है. तो एक बार इसको देखना होगा प्रीलिम से पहले. 10 आसियान कंट्रीज़ तो हैं ही, उसके अलावा 17 और मेंबर्स हैं. करंट न्यूज़ क्या है? आसियान रीजनल फोरम की मीटिंग के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही इज़ विजिटिंग कंबोडिया. और कंबोडिया में आसियान रीजनल फोरम की मीटिंग के साइडलाइंस पे, यानी कि जब मीटिंग होती है किसी भी रीजनल फोरम की तो वहाँ की जब लीडर्स मिलते हैं तो फोरम में तो मिलते ही हैं, उसके अलावा साइडलाइंस मीटिंग भी होती हैं. तो इस आसियान रीजनल फोरम मीटिंग के साइडलाइंस में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मेट विथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन. तो आप समझिए कि यूएस में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ मिनिस्टर्स होते नहीं हैं, वहाँ पे ऐसे ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स होते हैं. तो वहाँ के आप समझिए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के काउंटर पार्ट, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के काउंटर पार्ट यूएस के एंटोनी ब्लिंकेन, इन दोनों की आपस में बातचीत हुई. इस बातचीत में किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई ये ज़रा देखिएगा ध्यान से. इससे भारत की रणनीति के बारे में पता चलेगा कि व्हाट इंडिया हैज़ एज इट्स स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू चाइना एंड इट्स डिस्प्यूट विथ ताइवान. तो एंटनी ब्लिंकेन ने बहुत बार चर्चा करने की कोशिश की ऑन रिसेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ताइवान एंड चाइना. मैंने डिस्कस किया 2-3 दिनों पहले कि कैसे यूएस, चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन एक टेंशन डेवलप हो रहा है इन द साउथ चाइना सी रीजन, इन द ताइवान स्ट्रेट रीजन. देखा हमने बिकॉज यूएस के कुछ डेलीगेट्स जो हैं दे आर विजिटिंग ताइवान, ये सब देखा था हमने. तो इस पे फिर एंटनी ब्लिंकन ने बार बार चर्चा करने की कोशिश की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडियाज़ व्यू पॉइंट, कि इंडिया का क्या स्टैंड है. लेकिन बार बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इस मुद्दे पे कोई भी कमेंट देने से मना कर दिया. ही मेंटेन्ड अ स्टडीड साइलेंस ऑन द डेवलपमेंट इन ताइवान स्ट्रेट. तो इससे एक सीधी सीधी बात ये निकल के आ रही है कि इंडिया डज नॉट वांट टू टेक एनी स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू ताइवान इशू, नाइदर वी वांट टू बी विथ चाइना और अगेंस्ट चाइना. क्योंकि हम इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट है अगर हम लोग ताइवान के मुद्दे को रेज करते हैं, एंड इफ वी समहाउ डेविएट फ्रॉम वन चाइना प्रिंसिपल एंड वी क्लेम ताइवान एज द रियल चाइना, तो फिर चाइना में रेसिप्रोकेट इन अ सिमिलर फैशन इन पीओके रीजन, एंड चाइना में स्टार्ट promoting the idea कि POK does not belong to India, और फॉर दैट मैटर इंटायर अरुणाचल प्रदेश डज नॉट बिलोंग टू इंडिया. अभी तो सिर्फ वो थियोरेटिकली कहता है कि अरुणाचल प्रदेश डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, बट अगर हम ये वन चाइना प्रिंसिपल से ज़्यादा डेविएट होते हैं, अगर हम एंटी चाइना स्टैंड लेते हैं, तो फिर चाइना में स्टार्ट बिल्डिंग प्रेशर अपॉन अस, एंड दैट इज़ हाउ इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू टेक एनी साइड. ना ही हमने प्रो यूएस स्टैंड लिया है, ना ही प्रो चाइना स्टैंड लिया है. वी मेंटेन स्टडीड साइलेंस ऑन द करेंट डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन ताइवान स्ट्रेट बिटवीन यूएस एंड चाइना. So that means India has completely avoided mentioning one China policy. इस पे बातचीत करने से ही हमने इनकार कर दिया है. The issues that were discussed in this meeting were mainly Sri Lankan crisis या Russian invasion in Ukraine या implications of global food security, but India maintained a complete silence on
द ताइवान इशू बिटवीन यूएस एंड चाइना। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट ऑफ 2022। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल के बारे में पहले देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जरा देखते हैं अबाउट दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन 1944 एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो इन दिस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विथ IMF another world institution known as World Bank was created, and that is why IMF and World Bank together are known as Bretton Woods twins, क्योंकि एक ही साथ इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था। क्या है मेन गोल IMF के? तो IMF का मेन गोल है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों का BOP क्राइसिस होने से उनको बचाए। तो कभी भी किसी भी देश का BOP क्राइसिस जब हो रहा होता है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व की उसको कमी आ जाती है, तो IMF उसको बेल आउट करता है। फॉर एग्जांपल IMF हेल्प्ड इंडिया इन 1991 वेयर इंडिया वाज फेसिंग BOP क्राइसिस। अभी वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है एंड नेक्स्ट इट विल माइट बी हेल्पिंग श्रीलंका एज वेल। IMF फोकसेस ऑन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। IMF डिस्करेजेस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। IMF चाहता ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो, इसलिए कोई भी देश प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को ना ले इंटरनेशनल ट्रेड को कर्व करने के लिए। IMF 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। इन रिपोर्ट्स का नाम आपको याद रखना होगा फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो IMF पब्लिशेस 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। दे आर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। तो ये जो करंट न्यूज़ है विट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट जो IMF ने पब्लिश किया। तो रिसेंटली IMF हैज़ पब्लिश्ड एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट ऑफ 2022। इस एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट 2022 में किन किन मुद्दों पर चर्चा की है, IMF ने क्या क्या बातें कही हैं, वो एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट IMF हैज़ टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन इन इट्स एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। तो ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी के लिए क्या कहा है IMF ने इन एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, वो देखते हैं। IMF ने कहा है कि देयर इज शिफ्ट इन कंजम्पशन ऑफ कंट्रीज सिंस पैंडेमिक। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं उसमें IMF ने कहा है कि एक शिफ्ट देखा जा रहा है, एक चेंज देखा जा रहा है। पैंडेमिक से पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था गुड्स और सर्विसेज का, तो जितना सर्विसेज ट्रेड होता था, जितना गुड्स ट्रेड होता था, उसमें एक बदलाव देखा जा रहा है। नाउ इन इंटरनेशनल ट्रेड द शेयर ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग वाइल द शेयर ऑफ सर्विसेज इज डिक्रीजिंग। ये एक तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन है कि इम्पैक्ट ऑन कॉमोडिटीज़ प्राइस। कॉमोडिटी जैसे कि फूड ग्रेन्स का प्राइस हो या गोल्ड का, ऑयल, नेचुरल गैस या फिर मटन, चिकन, ये सब कॉमोडिटीज़ में आते हैं। तो इन सब कॉमोडिटीज़ के प्राइस में जो एक डिक्लाइन देखा गया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन द डिमांड, वो एकाएक से अब रिकवर कर रहा है। सो दिस इज हाउ द सेकेंड ऑब्जर्वेशन अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी इन दिस एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट 2022 by IMF is that the impact on the commodities price that had crashed during pandemic has now recovered from the COVID-19 shock and has begun rising। तो commodity price जो क्रैश कर गया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, इट इज़ अगेन रिकवरिंग। कमोडिटी प्राइस के रिकवर होने का मतलब है इट इज़ एन इंडिकेटर कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो रिकवरिंग फ्रॉम द पैंडेमिक शॉक। नाउ लेट अस सी इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट IMF सेज कि RBI's इंटरवेंशन इन द करेंसी मार्केट शुड बी लिमिटेड। देखिए हाल फिलहाल में हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ न्यूमरस एक्सटर्नल इवेंट्स डॉलर इज़ पुलिंग आउट ऑफ इंडिया, और जैसे ही डॉलर इंडिया से बाहर निकल रहा है हमारा रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट तो उनके डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है। एंड इफ डॉलर इज़ पुलिंग आउट मीन्स इफेक्टिवली द सप्लाई ऑफ डॉलर इज लेस इन आवर इकोनॉमी, एंड व्हेन सप्लाई इज लेस naturally its price will go up. So this is how dollar is becoming costly. So few months ago dollar was about 75 rupees for $1. Now it has come down to 80 rupees for $1, and the reason is that dollars are pulling out of India. तो ऐसे हालात में RBI लगातार अपने तरफ से इंटरवेंशन कर रही है डॉलर और रुपी के बीच का जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो क्या क्या तरीके कर रही है RBI? कुछ हद तक रुपए को मॉप अप कर रही है। रुपए का सप्लाई भी कम कर देने से क्या होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा, या फिर डॉलर को अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को ऐड कर रही है RBI।
तो ये दो तरीके कर रही है आरबीआई अपने तरफ से इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपी। बट आईएमएफ के इस एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है कि आरबीआई को अपने तरफ से किसी भी तरह का इंटरवेंशन मिनिमाइज करना चाहिए। आरबीआई शुड डिपेंड मोर ऑन द मार्केट बेस्ड डिमांड एंड सप्लाई विच कैन बी द मेन शॉक एब्जॉर्बर। तो मार्केट बेस्ड डिमांड सप्लाई, देखिए क्या कह रहा है आईएमएफ इस रिपोर्ट में, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, यानी कि $1 बराबर 80 रुपया हो रहा है, तो नेचुरली इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपने आप डॉलर लौट करके आएगा भारत में, और जब डॉलर लौट करके आएगा भारत में तो ऑटोमेटिकली डॉलर विल स्टेबलाइज विथ अगेंस्ट रुपी। So this is how IMF in its first suggestion in its external sector report says कि RBI should stop intervening into this market process. Market itself has invisible hands and it will balance itself internally. Market can be the main shock absorber and RBI should stop artificial intervention in the exchange rate market. रुपया के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है या कि $1 बराबर 80 रुपया हो गया, तो दैट मीन्स export will increase and when export increases more dollar will come and automatically हमारा रुपया फिर मजबूत हो जाएगा. This is what IMF suggests in its report. दूसरा it says कि India's official forex reserves are sufficient. तो भारत को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. India has fourth largest forex reserve in the world. अगर थोड़ा बहुत अगर डिक्लाइन हो भी रहा है, थोड़ा बहुत अगर डॉलर पुल आउट ऑफ इंडिया हो भी रहा है, yet India need not to be very much concerned or alarmed. और इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट हाल फिलहाल में बढ़ने वाला है. ये तो हमने कल भी देखा था. तो रसिया यूक्रेन वॉर के कारण कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है. अब आप कहेंगे कि सर पहले तो आप कह रहे थे कि कमोडिटी प्राइस स्टेबलाइज हो गया, अब आप कह रहे हैं बढ़ रहा है. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पैंडेमिक के कारण जो कमोडिटी प्राइस नीचे चली गई थी वो रिकवर कर गई है. लेकिन अब ये कह रहे हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर के कारण कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज हैं जैसे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, उनकी प्राइस लगातार बढ़ रही है. और इंडिया इज मेजर इंपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड दैट इज़ वाई इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज़ हाउ इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा. ऐसा कहा है एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट में कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट ईयर वाज 1.2% बट दिस ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 3.1% ऑफ इट्स GDP. उसके अलावा इस रिपोर्ट में IMF ने यह भी सजेस्ट किया है कि इंडिया शुड इंगेज मोर एंड मोर इनटू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, गो फॉर मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, लिबरलाइज इट्स ट्रेड एंड दिस इज हाउ व्हेन इंडिया इंटीग्रेट्स, इंडियन इकोनॉमी इंटीग्रेट्स मोर एंड मोर विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्टिफिशियल इकोनॉमिक शॉक्स. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए हाल फिलहाल में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया है और हाई इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया और बाकी तमाम जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया है बाई 40 बेसिस पॉइंट्स. सो आई होप आपको पता होगा 100 बेसिस पॉइंट्स मीन्स 1%. तो नाउ पॉलिसी रेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 50 basis point. I'm so sorry, not 40 basis point. They have been increased by 50 basis points. So earlier repo rate was 4.9%. Now it has increased up to 5.4%. Similarly, bank rate has come up to 5.65%. CRR is 4.5% and reverse repo rate is 3.35%. RBI ने कहा है कि for the time being RBI has given up its accommodative monetary policy considering the high inflation. तो accommodative monetary policy वो पॉलिसी होती है जिसमें RBI adopts एक्सपेंशनरी मॉनेटरी अप्रोच इन ऑर्डर टू बूस्ट ग्रोथ. तो जब भी आरबीआई ज़्यादा पैसा सप्लाई करती है इकोनॉमी में इन ऑर्डर टू बूस्ट ग्रोथ तो उसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई कह रही है कि अभी हाल फिलहाल के लिए उसको एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी छोड़ना होगा कंसीडरिंग द हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. अभी हम देख रहे हैं लगातार इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में हाई है और इसी कारण से आरबीआई लगातार रेपो रेट बढ़ाई जा रही है. सक्सेसिव आप देखिए उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट्स बढ़ाए हैं एंड विद दिस नाउ यू सी रेपो रेट पिछले 3 बार के रिव्यू में लगातार रेपो रेट बढ़ाने से ओवरऑल रेपो रेट 140 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.4% बढ़ गया है इन लास्ट 3 सक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एंड दिस इज हाउ रेपो रेट्स हैव रिटर्न टू द प्री पैंडेमिक लेवल. प्री पैंडेमिक
पैंडेमिक से पहले जहाँ पे था रेपो रेट 5.4% पे, वहाँ पे ये रिटर्न आ चुका है। क्या कारण है बिहाइंड सच ए हाई इंक्रीज इन द रेपो रेट? इतना मैसिव इंक्रीज बार बार किए जा रहा है आरबीआई। पिछले 3 रिव्यू में 1.4% रेपो रेट बढ़ा दिया। उसके पीछे मुख्य कारण है इन्फ्लेशन। आपको पता होगा कि अपर टॉलरेंस लिमिट फॉर रिटेल इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री 6%। आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई दैट एक्सपेक्ट्स आरबीआई टू कीप रिटेल इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6%। दैट इज़ द टॉलरेंस बैंड फॉर सीपीआई या रिटेल इन्फ्लेशन 2% से 6%। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से इन्फ्लेशन इज़ हायर दैन 6% tolerance limit, and that is how RBI had to take such a stringent step and had to successively increase the repo rate in order to bring down the inflation from the tolerance or higher limit of 6%. तो because of सरल भाषा में कहें तो because of the inflationary pressures, it is believed कि once inflationary pressures are controlled, RBI will bring down the repo rate again. कुछ important points जो इस monetary policy reviews में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने कहे हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। तो की शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट यानी कि रेपो रेट हैज़ बीन रेज्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट या 0.5%, वो तो देखा ही हमने। 140 बेसिस पॉइंट हाइक इन रेपो सिंस मई 2022। तो आप सोचो मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों में 140 बेसिस पॉइंट 1.4% रेपो रेट बढ़ा दिया गया। इट्स अ मैसिव थिंग। और कारण सरल है, कारण है कि इन्फ्लेशन हैज़ बिन हाई। यू सी रिटेन इन्फ्लेशन is 6.7%. इट इज़ प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन कि 2022-23 में आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि 6.7% रिटेल इन्फ्लेशन रहेगा। आरबीआई खुद अनुमान लगा रही है कि जो मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन रहेगा 6.7% पे। इफ़ यू सी Q2 में इन दिस फिस्कल ईयर इन्फ्लेशन वॉज 7.1%, Q3 6.4%। तो दिस इज़ हाउ इन Q1 ऑफ 23-24 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इट विल कम डाउन टू 5%। तो मुद्दा ये है कि दिस ईयर आरबीआई इज एनी वे एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन विल बी ऑन द हाइयर साइड, इनफैक्ट हाइयर दैन द टॉलरेंस हाइयर लिमिट, सीलिंग लिमिट ऑफ 6%। और इसी कारण से आरबीआई को लगातार अपने रेपो रेट बढ़ाने पड़े हैं। येट आरबीआई का मानना है कि इस साल ये जो फिस्कल ईयर है 2022-23, इसमें भारत का ग्रोथ रेट 7.2% रहेगा, विच इज़ अ डिसेंट वन। इंडिया विटनेस्ड ए लार्ज पोर्टफोलियो आउटफ्लो। तो बहुत सारा मैसिव एफडीआई आउटफ्लो हुआ है हमारे देश से। इसको कभी का अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, ब्लैक स्वाइन इवेंट कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और भी ज़्यादा मैसिव ब्लैक आउटफ्लो हो जाए एफपीआई का हमारे देश से। तो ये सब थ्रेट्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी पे लूमिंग लार्ज हैं इन द करेंट टाइम्स। डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी more on account of appreciation of US dollar than the weakness in the macroeconomic fundamentals of the Indian economy। तो ये कहा है आरबीआई के गवर्नर ने कि हमारा जो रुपया कमज़ोर हो रहा है इसके पीछे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जिम्मेदार नहीं है। ये हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई इनहेरेंट वीकनेस नहीं है। ये यूएस की इकोनॉमी में जो बदलाव किए गए हैं, यूएस के अंदर जो बेसिक रेट्स को बदले गए हैं, वहाँ पे फेडेक्स रेट को जो बढ़ाया गया है, इस कारण से रुपया डेप्रिसिएट हो रहा है। Rupee depreciation from 75 rupees per dollar to 80 rupees per dollar should not be attributed to any weakness in the Indian economy. It is because of the changes in the macroeconomic framework of the US economy. So rupee depreciated by 4.7% in last 2-3 months. इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई गवर्नर ने भी यही बात कही है जो आईएमएफ ने एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट में कहा कि इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व इज़ 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ वाई वी नीड नॉट टू वरी मच अबाउट सम आउटफ्लो ऑफ एफपीआई और वीकनिंग ऑफ इंडियन करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लोक कल्याण दिवस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, कल का दिन यानी कि 5 अगस्त, इट इज़ डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 5 अगस्त को अब हमारे स्टेट में लोक कल्याण दिवस की तरह जाना जाएगा और कल का दिन पहली बार लोक कल्याण दिवस मनाया गया। इट इज़ डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी। और इस अवसर पे, लोक कल्याण दिवस के अवसर पे, हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने लोक सेवा अवार्ड दिया है कई सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो 10 नॉन गैजेटेड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लोक सेवा अवार्ड मिला है। उसके अलावा 89 डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्प्लॉयज़ को लोक सेवा अवार्ड मिला है। तो टोटल 99 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लोक सेवा अवार्ड मिला है ऑन दिस डे
लोक कल्याण दिवस जो इस साल से हमारे स्टेट में ऑब्जर्व किया जाना शुरू किया गया। इस लोक सेवा अवार्ड में एक साइटेशन दिया जाता है, उसके अलावा 25,000 का कैश अवार्ड, उसके अलावा जिन जिन लोगों को लोक सेवा अवार्ड मिला है उनको 1 साल का एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस दिया जाएगा। यानी कि बाकी सब लोग अगर 60 साल की एज में रिटायर हो रहे हैं तो ये लोग 61 साल की एज में रिटायर होंगे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, दैट इज़ ट्रू, बट इट इज़ क्रिएटेड बाय एनर्जी, it developed a state energy efficiency index along with AEEE, not EESL. So second statement is wrong. Correct answer will be option A. AlphaFold. Which of the following statements are not true about AlphaFold? Not true. So it can predict the 3-dimensional structure of more than 200 million proteins. That is true. It is more accurate in prediction, but it is more time consuming as compared to the available technologies for predicting protein structure. This is not true. So the correct answer will be option B. I will rectify it. यहाँ पे पूछा गया not true. So the correct answer will be option B. And geosynchronous satellite time period is 24 hours, but geostationary satellite is exactly over the equator, not the geosynchronous. So the first statement is right, but the second is wrong. So the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.